वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा डियर चिल्ड्रन। आज हम आपको चैप्टर द एनिमी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर एनिमी। और ये चैप्टर इट इज रिटन बाय पर्ल एस बक। एंड डियर चिल्ड्रन, ये आप सबको काफी लेंदी भी लगता है, काफी आपको बीच बीच में ऐसा लगता है इट्स क्वाइट बोरिंग। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट देन इट इज इंटरेस्टिंग एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस मूव towards the next slide. Now, this is about the author. Pearl S. Buck was born on June 26, dear children, 1892 in Hillsborough, West Virginia, USA. When she was 3 months old, she was taken to China by her parents, and where she spent almost 40 years of her life. That is why she is conversant with the customs and tradition of that part of the world also. Conversant का मतलब होता है कि उसको वहाँ के जो customs हैं, जो वहाँ के systems हैं, जो traditions हैं, वो भी वहाँ के उन्हें पता है, चाइना वगैरह की, एशिया वाले एरिया की. She was a bilinguistic. She was adept in reading and writing English and Chinese as well. She could write both the languages. And उसने बहुत सारी books लिखी हैं. Over 70 books she has written on a variety of topics. Her books include novels, collection of stories, biographies, and autobiography, poetry, drama, children literature, and translation from Chinese. She died in the year 1973 in the month of March, just 2 months before her 81st birthday. Now, this is all about the author. Now, let us talk about the story. It is an anti-war story. मतलब इसमें वार को ग्लोरिफिकेशन नहीं किया गया है, वार को अप्रिशिएट नहीं किया गया है. उसमें हर तरह से वार को, मतलब देयर इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, दैट इज POW, और उसको हर तरह से जो ऑथर ने है वॉर को बिल्कुल ही कंडेम किया है. शी हैज कैटेगोरिकली कंडेम्ड द वॉर. उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने पूरी उसमें उसको डी ग्लोरीफाई किया है. वॉर को डी ग्लोरीफाई मतलब किसी चीज को आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बिकॉज मतलब फेटल, इसमें शी हैज हिंटेड टुवर्ड्स द फेटल प्लाइट ऑफ अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. उसकी जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था उसकी बिल्कुल ही हालत खराब थी. एंड दैट इज हाउ शी सेज कि इट इज not required, the wars are not required. She has rather in a way requested the nations of the world not to get into such kind of situations. और उसकी जो कंडीशन थी, जो प्रिजनर ऑफ वॉर की जो कंडीशन थी, वो बहुत ज्यादा खराब थी. और इसीलिए वो कहती है कि रीडर को ऐसा लगता था, लगना चाहिए पढ़ के, दैट वाई एंड हाउ दीज वॉर्स आर बीइंग फॉट. ये बिल्कुल इलॉजिकल है और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. इट ऑल्सो डील्स विद द कन्फ्लिक्ट दैट अ डॉक्टर एंड हिज वाइफ. एक और इसमें वो है कि डॉक्टर और उसकी वाइफ जितने कितने उनको दिमाग में परेशानी चल रही थी कि वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर लाए, नहीं करें, उसकी हेल्प करें, नहीं करें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा वुंडेड था. और उन्हें लगा कि हमारा जो कंट्री है वो वॉर में है, क्योंकि दे बिलोंग टू द डॉक्टर एंड हिज वाइफ बिलोंग टू जापान, एंड दिस प्रिजनर ऑफ वॉर वाज फ्रॉम अमेरिका. सो दे वर एट वॉर एंड दे वांटेड कि मतलब द वॉर इज between the two countries and how they can help a enemy country soldier. But then the reasons, the जो भी है उनके जो deciding factors हैं, they were all beyond all boundaries. Fine, because they belong to the world of professional loyalty and the world of pity. इसलिए उन्होंने finally they decided to help the prisoner of war. So moving on to the next slide. Dr. Sadao, his full name was Dr. Sadao Hoki. His early life, he lived in a house on a Japanese coast where he often played there and climbed pine trees by supporting himself on barefoot. Sadao's father was a stern person and his chief concern was Sadao's education. Sadao के father को सिर्फ ये था, although he was a quiet man, बड़ा चुप रहते थे वो, but then उनका ये concern था कि उनके जो बेटा है डॉक्टर सदाओ, उसको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले. डॉक्टर सदाओ भी एक ड्यूटीफुल सन था, एंड ही डिड एवरीथिंग वॉट एवर ही वॉज टोल्ड बाय हिज फादर. उसने वो किया सब जो कि उसके फादर ने उसको कहा था. और उसके बाद वो अमेरिका चला गया था स्टडी करने एट द एज ऑफ 22, क्योंकि उसका फादर यही चाहता था. और वहां पे उसने स्टडी किया सर्जरी एंड साइंस.
वो सब स्टडी करके वो अमेरिका चला गया था. Then Sadao, then there, as we know that there was a war time, और वॉर टाइम था तो जनरली डॉक्टर्स को ट्रूप्स के साथ जाना पड़ता है. बट देन सदाओ वाज रिटेन्ड इन जापान, और उसको सदाओ को जापान में ही रखा गया था बिकॉज ही वाज एन एक्सपर्ट सर्जन एंड अ साइंटिस्ट एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ जनरल टकीमा. जनरल टकीमा थोड़ा सा ही वाज नॉट कीपिंग वेल, तो उसको डॉक्टर सदाओ को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था. He was retained in Japan. Sadao, while standing outside his house, he recalled back those days when he had met Hana in America accidentally and liked her at first sight. उसने हाना को जब मिला था तो वो हाना को उसने पहली ही निगाह में उसको पसंद कर लिया था. It was Professor Harley's house and he hated the food and the small room. Professor Harley उनको वहाँ पे रहता था वो डॉक्टर सदाओ, और वहां पे वो रहता था तो उसको वहां का खाना नहीं पसंद था, और वहां की जो मिजरेबल लिविंग कंडीशन थी, छोटा रूम और ये सब उसको नहीं पसंद था. और उसको हार्ले की वाइफ भी नहीं पसंद थी बिकॉज शी वॉज क्वाइट वॉल्यूबल. वॉल्यूबल मतलब बहुत ही टॉकेटिव वाइफ थी. बट देन ही मेट हाना देयर एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग हर एट द फर्स्ट साइड, एंड बट देन he waited just to be sure that she's a completely sure she's a pure Japanese girl. उसको इस बात का उसने इंतजार किया, and then he proposed her. जब उसको ये पक्का विश्वास हो गया था कि she is a pure Japanese girl, then he proposed her. और जब वो वापस आए थे पढ़ के, like डॉक्टर सदाओ होकी was 30 years of age when he returned back to Japan. और जापान में वो एक सर्जन बन के, साइंटिस्ट बन के वो आया था, और उस वक्त उनकी शादी हुई थी. हाना की और डॉक्टर सदाओ होकी की, दोनों की शादी हुई थी. इट वॉज held in Japan in a complete Japanese style. The couple loved each other and they understood each other perfectly. So this is all about Dr. Sadao Hoki and his wife Hana and their marriage, which was solemnized in Japan. Now, Dr. Sadao Hoki, when he was standing outside his house, what he saw that a strange creature was being washed ashore. वो बिल्कुल ऐसा लगा कि एक स्ट्रेंज क्रीचर को वेव्स ने अपने साथ साथ कोस्ट पे उसको अशोर कर दिया. He was being washed ashore. He was standing and leaning over the veranda railing overlooking the beach. और बीच पे देखते वक्त वो ये सब याद कर रहा था कि उसको हाना कब मिली, कैसे शादी हुई उनकी, ये सब. और उसने क्या नोटिस किया कि कुछ काली से रंग की चीज वो मतलब आई है, एंड ही वाज लाइक क्यूरियस टू सी हु इट वाज एंड व्हाट इट वाज. उसको थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि ये तो एक मैन है, बिकॉज ही कुड सी हिम स्टैगरिंग ऑन द शोर. उससे चला नहीं जा रहा था, वो इनस्टेबल था चलने में, बट और वो चल के वो फिर से गिर गया. डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि मस्ट बी अ फिशरमैन, और उसके बाद उन्होंने, बट देन स्टिल ही वाज क्यूरियस टू सी, और वो उसको देखने के लिए भागा. एंड जब वो क्लोज उसने लुक उसके चेहरे का लिया, ऑन ए क्लोजर लुक ही कुड अंडरस्टैंड दैट ही इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. नाउ दिस वाज समथिंग वेरी कंफ्यूजिंग फॉर हिम, बिकॉज उसका ये डायलेमा था, और वो था, ही वाज वुंडेड, ही वाज सीरियसली वुंडेड एंड ही वाज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली. उसका बहुत सारा खून निकले जा रहा था और उसके बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, बिकॉज ही सफर्ड अ गन वुंड. उसको किसी ने, ही वाज प्रिजनर ऑफ वॉर, तो हो सकता है वो रन अवे कॉन्विक्ट हो, और जब वो भागा हो तो उसको किसी ने पीछे गन से शूट किया हो, तो उसके मतलब ही वाज सफरिंग अ गन वुंड. सदाओ ने देखा उसके वुंड हुआ है, और उसने कोशिश करी कि उसका वुंड वो मॉस लगा के बंद, ब्लीडिंग जो है वो बंद कर दे उसका. और उसकी कंडीशन इतनी पैथेटिक थी कि वो सोच रहा था कि इसको वापस मैं समुद्र में फेंक दूं, या मैं उससे घर ले आऊं, या मैं उससे ठीक करूं. सो दिस वाज हिज डायलेमा कि वेदर आई शुड टेक केयर ऑफ हिम बाय ब्रिंगिंग हिम होम, और आई शुड वंस अगेन थ्रो हिम बैक इनटू द सी. ये डायलेमा चला था क्योंकि किसी भी प्रिजनर ऑफ वॉर को घर में रखना, इट कुड हैव बीन रिस्की अफेयर, क्योंकि हो सकता था कि उसको भी जेल हो जाती. और अगर वो उसको पुलिस को हैंड ओवर करता है तो उसको ये लग रहा था कि वो सर्टेनली वो जो आदमी है वो ही वुड डाई.
तो इसलिए उसने सोचता ही रहा वो, और फाइनली उसकी जो प्रोफेशनल एथिक्स थी, और उसको ये भी डर था कि अगर मैं घर ले गया तो जो मेरे सर्वेंट्स हैं वो देख के क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, बट देन फाइनली उसकी जो ह्यूमननेस थी, उसकी जो प्रोफेशनल एथिक्स थी, और उसका जो डॉक्टर सेंस ऑफ ड्यूटी था, उसकी वजह से वो उसको घर लेके आ गया। और वो घर लेके लाके उसने उसको प्रिजनर ऑफ वॉर को साइड वाले रूम में, जो उसके फादर का था पुराने, मतलब इट वाज परफेक्टली डेकोरेटेड विद द ब्यूटीफुल सिल्कन क्विल्ट एंड एवरीथिंग वाज सो नाइसली डन। तो उसके फादर का वो रूम था विच वाज नॉट इन यूज राइट नाउ, और उसने उस कमरे में उसको लाके लिटा दिया था। नाउ सर्वेंट्स ने जब ये देखा तो उनका रिएक्शन बहुत खराब था। दे वर फ्राइटेंड एंड दे डिसअप्रूव्ड ऑफ मास्टर्स एक्शन ऑफ हेल्पिंग द व्हाइट मैन। उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि हमारे मास्टर को इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और हमारा जो एनिमी है वो हमारा एनिमी ही है। वी शुड नॉट ट्रीट हिम एज अ फ्रेंड और एज अ पेशेंट। जो ओल्ड गार्डनर था वो बहुत पुराना था उनके यहाँ, ही वॉज अ वेरी वेरी ओल्ड सर्वेंट। तो उसको तो ये डर लगा कि उसका मास्टर जो है वो अमेरिकन को बिल्कुल ठीक कर देगा, बिकॉज वो इतने साल तक अमेरिका में रहा है, तो ही माइट हैव सम सिंपैथीज फॉर अमेरिकन, तो उसको ठीक कर देगा। बट देन उसने ये भी कहा कि द गन एंड द सी वुड टेक रिवेंज ऑन देम, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि जिसको गन ने मारा और सी ने उसको फर्दर उसके वुंड को खराब किया और उसको ब्लीडिंग शुरू करी, तो जो गन और सी चाहते थे कि वो मर जाए, और अगर उसका जो मास्टर है वो उसको बचा लेगा, तो गन एंड सी वुड टेक रिवेंज ऑन द मास्टर। तो ये एक सुपरस्टिशियस एलिमेंट है उसमें, बट देन द गार्डनर वाज कंप्लीटली अगेंस्ट कीपिंग द प्रिजनर ऑफ वॉर। जो यूमी थी, जो गवर्नेंस थी, जो बच्चों की टेक केयर करती थी, शी रिफ्यूज टू वॉश द व्हाइट मैन, क्योंकि हाना ने उसको कहा था कि आप व्हाइट मैन को वॉश कर दो, बिकॉज डॉक्टर सदाव वांटेड टू ट्रीट हिम। डॉक्टर सदाव वांटेड टू टेक आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी एंड ट्रीट हिम, क्योंकि वो ही वॉज ए साइंटिस्ट और उन्होंने वो ही सीखा था। ही हैज एक्चुअली परफेक्टेड द डिस्कवरी विच वुड रेंडर द वुंड्स एंटायरली क्लीन। तो ये तो उनकी स्टडी का पार्ट था, उनकी एक्सपर्टीज थी इसमें, इसीलिए वो उसको जरूर ट्रीट कर रहे थे। बट देन यूमी ने उसको वॉश करने से मना कर दिया, और वो सर्वेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाए दोनों, डॉक्टर सदाव और हाना, कि वो वहीं रहें। और सर्वेंट्स को जब वो कन्विंस नहीं कर पाए तो अकेले ही उन्होंने दोनों ने काम किया। हाना ने उसको वॉश किया, और उसको ऑल्दो शी डिड नॉट लाइक प्रिजनर ऑफ वॉर, पर फिर भी उसने उसको वॉश किया, उसको ढंग से, मतलब क्विल्ट वगैरह पहना के, और उसको लिटा दिया था। Now, obviously, Dr. Sadao, being a surgeon, he has definitely decided to operate him. Now, Sadao's efficiency as a surgeon. सदाव ने रिकॉल किया, मतलब अमेरिकन प्रोफेसर वर्ड, अमेरिकन प्रोफेसर जो उसका एनाटमी का प्रोफेसर था, तो जब वो उसका ऑपरेशन कर रहा था, या ये कहिए कि बुलेट निकाल रहा था उसकी बॉडी में से, ही वॉज ट्राइंग टू ऑपरेट हिम। छोटा सा ऑपरेशन था या वो कट लगा के, तो उसकी वो बॉडी में से जब वो बुलेट निकाल रहा था, उस वक्त उसको अपने एनाटमी प्रोफेसर के वर्ड्स बार बार कानों में गूंज रहे थे। और वो क्या था कि द सर्जन मस्ट नो द पेशेंट्स बॉडी फुली, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ए कार्डिनल सिन। उसने हर क्लास में ये बात जोर जोर से कही थी। सो इट वॉज एम्बेडेड इन हिज माइंड, उसके दिमाग में परफेक्टली फिट हो चुका था कि जो एनाटमी के प्रोफेसर ने कहा है वो कितना सही है, और उसने उसको परफेक्ट भी किया था। ही वॉज क्वाइट अवेयर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, उसको बहुत अच्छे से वो सब पता थे। बट देन स्टिल ही वॉज रिकॉलिंग दोज वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रोफेसर ने कि इट इज जस्ट लाइक ए मर्डर। नाउ हाना ने उसको एनेस्थीसिया दिया है डॉक्टर सदाओ के कहने पे, और डॉक्टर सदाओ हैड टेकन आउट द बुलेट। व्हेन जब भी वो कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करता था, ही यूज्ड टू गेट सो मच एनग्रॉस्ड इन हिज वर्क कि वो अनमाइंडफुल रहता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसको ये भी नहीं चलता था। एंड हाना वाज क्वाइट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डॉक्टर सदाओ। उसको उस तरह के जो एब्जॉर्प्शन था उसके बारे में उसको काफी अंदाजा था, और उसको पता था कि वो काम करते वक्त वो बिल्कुल नहीं ध्यान देता इधर उधर।
और डॉक्टर शी वॉज अवेयर अबाउट द एब्जॉर्प्शन, और उसने सिंगल माइंडेड डिवोशन से उसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया. एंड सर्वेंट्स ने जब ये देखा कि उनका मास्टर मान नहीं रहा है और वो उसको मतलब उसको ट्रीट करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो धीरे धीरे कुछ एक दिनों बाद वो ठीक होता जा रहा था, और वो कुछ एक दिनों के बाद वो जब ठीक हो गया था तो मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था. दे थॉट कि हमारा जो मास्टर है वो मान जाएगा, बट स्टिल ही डिड नॉट मतलब ही डिड नॉट टेल द प्रिजनर ऑफ वॉर टू लीव. और वो प्रोग्रेस कर रहा था स्टेडिली, धीरे धीरे वो प्रोग्रेस कर रहा था, और वो थोड़े दिनों के बाद लाइक आफ्टर द यू कैन से थर्ड डे और फोर्थ डे ऑपरेशन के बाद वो बैठने भी लगा था, बट देन ही वाज एडवाइज टू लाई डाउन बाय द डॉक्टर. नाउ सर्वेंट्स को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो भी नहीं अच्छा लग रहा था, वो बैठ जाता था, जो भी था दे डिड नॉट लाइक. एंड फाइनली उन्होंने बहुत ज्यादा वो क्रिटिकल थे अपने मास्टर के सेक्शन के, उन्होंने सोचा कि ये यहाँ पे ही इनको रखेंगे और डॉक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से वो उसको निभाएंगे. तो उन्होंने डॉक्टर बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं था कि वो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर को ऐसे ही छोड़ दे. तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अब यहाँ से चले जाते हैं. उनको लगा कि डॉक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो नहीं छोड़ेगा. Now they wanted their master to hand over the prisoner of war to police, but then he did not, and together all three of them decided to desert their master on the seventh day. सेवेंथ डे उन्होंने सोचा कि हम चल देते हैं. उन्होंने अपना सामान जो था वो बड़े बड़े कर्चीफ्स में बांधा और बांध के वो चले गए. यूमी वॉज यस इमोशनल वाइल लीविंग द हाउस, बिकॉज उसको लग रहा था कि जो बच्चे हैं जो सब लोग हैं वो मुझे मिस करेंगे. तो उसने ये भी कहा था हाना से कि अगर वो मुझे ज्यादा मिस करें तो यू कैन कम टू माई प्लेस एंड कॉल मी, बिकॉज यू नो. बट हाना बीइंग यू कैन मास्टर की वाइफ थी तो उसको लगा कि हाँ हाँ मैं क्यों जाऊंगी, तो बट स्टिल शी नॉडेड, और वो तीनों चले गए थे. और उसके बाद वो अकेली ही हाना सारा घर का भी काम करती थी. She used to take care of children as well, and she was unaccustomed. Unaccustomed किस चीज की थी, वो उसको उस सारे काम की आदत नहीं थी. But then she was like, why should I call my servants? Or now that जनरल का मैसेज आया, एंड जनरल ने उसको बुलाया था डॉक्टर सदाओ को. जनरल टकीमा, हमने शुरू में पढ़ा था इफ यू रिमेम्बर चिल्ड्रन कि जनरल टकीमा की वजह से उसको ट्रूप्स के साथ डॉक्टर सदाओ होकी को नहीं भेजा गया था. डॉक्टर सदाओ होकी को जब ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा था तो जनरल टकीमा की केयर तो उसे करनी ही थी. जनरल टकीमा ने फिर से मैसेज भेजा था बिकॉज ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, और डॉक्टर सदाओ उसके पास चला गया था. डॉक्टर सदाओ ने जनरल टकीमा को सब बात बता दी उसने, और उसने सब कुछ कन्फाइड कर दिया. डॉक्टर ने जनरल टकीमा थे. जनरल टकीमा ने कहा कि कोई बात नहीं, यू आर सच अ गुड पर्सन दैट यू कैन सेव एनीवन. और उसके बाद उसने प्रॉमिस किया कि मैं अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स भेज दूंगा एंड दे वुड किल द प्रिजनर ऑफ वॉर, बिकॉज obviously it was not comfortable for डॉक्टर सदाओ होकी टू कीप द प्रिजनर ऑफ वॉर इन देयर हाउस. वो कंफर्टेबल नहीं था. उसको ये भी डर था कि उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको ही जेल में कर देगी. तो इस तरह से वो थोड़ा डरा हुआ था. तो उसने जनरल टकीमा से जब पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स भेज दूंगा, और आप प्राइवेट असिस्टेंट्स को वो किल कर देंगे उसको, और किल करने के बाद वो डेड बॉडी को भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे उस जगह से. और वो कहता है कि एब्सोल्यूट स्टेट जो जापान की है उसमें वो नेसेसरी होते हैं इस तरह के लोग, इसलिए मैं तो रखता हूँ, आई विल सेंड देम. ही वाज सो हैप्पी. और पर उसने नहीं भेजा. उसको 3 स्लीपलेस नाइट बीती हैं डॉक्टर सदाओ की. ही वेटेड फॉर द असैसिन्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ देम. जरा सी कोई आवाज होती थी वो बाहर देखने जाता था. ही थॉट दैट असैसिन्स हैव कम, और वो धीरे से जाता था, आ जाता था, बट देन देयर वाज नो, द असैसिन्स डिड नॉट कम. प्रोबेबली जनरल टकीमा फॉरगॉट. तो फाइनली डॉक्टर ने कहा कि मैं ही इसको भगाने की वो करता हूँ अरेंजमेंट. उसने अपनी स्टाउट बोट दी उसको, और उसका नाम था टॉम. और उसको एडवाइस किया कि तुम बोट को रो करके यू टेक दिस बोट एंड गो टू द लिटिल आइलैंड नियर बाय, क्योंकि वो एक वहां पे छोटा सा आइलैंड था विच वॉज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस एज टोल्ड बाय हिज फादर.
तो आज उसको समझ में आ रहा था कि वाई हिज फादर यूज्ड टू से, बिकॉज एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू आस्क कि फ्रॉम वेयर टू स्टेप, तो फादर ने कहा हु नोज फ्रॉम वेयर, बट नाउ टुडे दीज आइलैंड्स वर क्वाइट, यू कैन से, उसने उसी आइलैंड पे उसको भेजा था और उसने कहा था कि ये जो आइलैंड है यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ना कोई आता, इट इज नॉट इवन वर्थ फोर्टिफाइंग, क्योंकि ये बहुत छोटे आइलैंड्स हैं और जब स्टॉर्म आता है तो ये पानी में सबमर्ज हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं रहता, और तुम यहाँ पे जाओ और यू टेक सम फूड सम वाटर, एंड उसको सारा कुछ दिया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए फ्लैश लाइट के कि इफ यू आर जस्ट फ्लैश मी वंस इफ यू आर स्टिल देयर, एंड फ्लैश मी ट्वाइस इफ यू आर स्टिल देयर एंड यू हैव फिनिश्ड योर फूड। तो उसने ये सब इंस्ट्रक्शंस देख के अपनी फ्लैश लाइट दी, अपनी बोट दी, कुछ खाने की चीजें दी, और एक ब्लैक कपड़ा उसके बालों में बांधा, बिकॉज उसके जो हेयर थे ब्लॉन्ड थे, ब्लॉन्ड मतलब भूरे रंग के बाल थे, तो उसके जो बाल थे भूरे थे, तो उसने, और जैपनीज के ब्लैक होते हैं, तो जस्ट टू अवॉइड एनी रिस्क और समथिंग लाइक दैट, उसने उसके बालों में काले रंग का कपड़ा बांध दिया और डस्क टाइम में उसको भेजा, व्हेन इट इज नाइदर डे नॉर इवनिंग। तो और फिश जो सी मॉन्गर्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, जो घूमने कोम्बर्स जो होते हैं, क्योंकि उनके भी घूमने का टाइम खत्म हो जाता है, उस वक्त उसने उसको भेजा। टॉम वॉज रियली सरप्राइज, उसको लग रहा था कि ये तो बहुत ही, मतलब ही सच अ गुड मैन, उसकी समझ में नहीं आ रहा था, और उसने कहा कि अगर सारे ही जैपनीज आपकी तरह हो जाएं और अमेरिकन आपकी तरह हो जाएं, देन देयर वुड बी नो वॉर। सो जो हमारा थीम है वो इसमें आ रहा है, द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, विच वी हैड डिस्कस्ड राइट इन द बिगनिंग। फाइनली टॉम को उसने भेज दिया था, और दूसरे दिन जब उसने देखा कि अपॉइंटेड आर में कोई फ्लैश लाइट है या नहीं, तो देयर वॉज नो फ्लैश लाइट, विच meant that he has escaped from that island also। तो उसको बहुत ही तसल्ली हुई, उसको बहुत ही रिलीफ मिला। वो फिर जनरल के पास गया था, और जनरल को फिर से तबीयत खराब थी, तो जनरल ने कहा कि मेरे को, मैं भूल गया अपने असैसिन्स भेजना, इट वॉज लाइक, इट वॉज नॉट dereliction of duty, neither it was lack of patriotism, it was only that I forgot to send my assassins। He was like in a tone of sorry, he was saying so to डॉक्टर सदाओ होकी, उसने ये कहा, और उसने कहा कि मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मैं भेजना नहीं चाहता था, मैं सेल्फ एनग्रॉस था, प्रोबेबली ही वाज इल, तो ये वो भूल गया था। सो नन ऑफ देम डाउटेड ईच अदर्स इंटेग्रिटी एंड पेट्रियोटिज्म, एंड दे थॉट कि हम इस वाले जो इंसिडेंट हुआ है, टॉम का आना, उसको रखना, डॉक्टर सदाओ ने 7 दिन उसे रखा, उसको ट्रीट किया, ठीक किया, और उसे फाइनली ही हेल्प्ड हिम एस्केप, ये सब उन दोनों ने सोचा कि हम इसको एक सीक्रेट रखेंगे। बट देन आफ्टर 7 days सर्वेंट्स भी वापस आ गए थे, एंड द लाइफ वॉज बैक टू नॉर्मल फॉर डॉक्टर सदाओ, हाना एंड ऑल। So it was like that. Now, at the end of the story, Sadao is again once being seen standing outside the house, and he is reflecting back his past life. और वो क्या रिकॉल करता है कि मेरे जो अमेरिका में दिन थे। So he recalled back about the dull professor and his silly talkative wife, जहाँ पे वो रहते थे, मतलब remember his old teacher of anatomy and the face of the fat and untidy landlady। जो लैंडलेडी थी वो बहुत फैट थी और बड़ी ही गंदी तरह रहती थी। He thinks about all difficulties and miseries he had to face while living in America, because they were Americans were prejudiced in their behavior, एंड वो उसको लगता था कि मैंने कितने मिजरेबल डेज वहाँ पे स्पेंड किए, बट देन ही हैड टू स्टडी, इसलिए वो सब कुछ सह के रह गया वहाँ पे। गंदी लैंडलेडी थी, गंदा रहने की जगह थी, और वो जो प्रोफेसर थे उनकी वाइफ कितनी टॉकेटिव थी, बट देन ही सेज कि आई सिंपली टॉलरेटेड एवरीथिंग बिकॉज आई हैड टू स्टडी। पर वो कहता है कि वंडर्स व्हाई ही कुड नॉट किल टॉम, कहता है इन सब चीजों के बावजूद भी, लाइक दे वर quite arrogant in their behavior, they were prejudiced in their behavior, although he also did not like the professor, his wife, his landlady, very talkative, very dirty, but then still he कहता है कि मैं, in spite of all the miseries I have suffered in America, why I could not kill Tom, because he was an American prisoner of war, I could have killed him, I should have rather, but then he did not। In short, we can say that Dr. Sadao was a good, dutiful, loving, a professionally sound man। उसके जो वर्क एथिक्स थे, जो प्रोफेशनल एथिक्स थे, उसकी जो लॉयल्टीज थी, जो ड्यूटीज थी, उसको उसने
निभाया और इसलिए उसने टॉम को ठीक करके सेव करके एस्केप कराया. सो दिस वाज हिज रिफ्लेक्शन. Now, dear children, इसमें theme of the story, it is a conflict between man's inherent humanness and the hatred and prejudice created by pseudo nationalism and war. So Dr. Sadao was basically a good person. उसका inherent humanness थी और ये सभी में होती है. All human beings have this kind of inherent humanness. सभी अच्छे होते हैं. All people are good. But फिर क्या होता है कि एक pseudo nationalism होता है, war होती है nations के आगे आपस में. उसकी वजह से लोगों में prejudice create हो जाता है. लोगों में हर तरह से hatred पैदा हो जाती है. तो इससे यही पता चलता है कि narrow nationalism and war are they destroy the feeling of love, compassion. और होता क्या है कि जो फ्रेंड्स हैं वो एनिमीज में बदल जाते हैं, जो फेलो फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि नैरो नेशनलिज्म कहते हैं इसको, जहां पे हम अपने सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, और उससे यह होता है कि हम बाकी देश को, बाकी लोगों को वी डू नॉट कंसिडर देम. तो वो जो हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए या हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, उनको हम एनिमी की तरह ट्रीट करने लगते हैं. जो दूसरा थीम है जो इसमें पैरेलल रन कर रहा है वो ये है कि people in the world are inherently the same despite superficial difference of skin color, cultures and nationality, and that we should consider people of other countries as our friends and not enemy. The best way to kill an enemy is to befriend him. The way Dr. Sadao, उसने मतलब उसने जो डिफरेंस था स्किन का, कलर का, उसने जो डिफरेंस था नेशनैलिटी का, उसको कंसिडर नहीं किया, बल्कि उसने उसको ट्रीट किया. सो इन अ वे ही हैड किल्ड एन एनिमी बिकॉज ही ट्राइड टू बिफ्रेंड हिम. और वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर जो उसने सेव करके उसको भेजा है, वो शायद कभी भी उसको वो यही स्प्रेड करेगा दैट ही वॉज द गुड पर्सन एंड वी शुड नॉट बिहेव लाइक एनिमीज टुगेदर. सो इसमें दो थीम्स पैरेलल चलते हैं. Title is just appropriate because the story has a Second World War as a background and eventually culminates in dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki, which we all have read in our books. तो अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराए थे, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 थी वो खत्म हो गई थी. Now under these circumstances, dear children, American prisoner of war who was a sailor by no chance could be treated as a friend by the Japanese. कोई भी जैपनीज उसको अपना फ्रेंड ट्रीट नहीं कर सकता था because he was a person belonging to enemy army. The servants in Dr. Sadao's house protest against his presence and treat him as their enemy, so much so that they sever their long-standing relationship with Dr. Sadao. उन्होंने अपनी डॉक्टर सदाओ से 30 साल पुरानी रिलेशनशिप थी, वो उन्होंने उसको काट दिया था और वो छोड़ के चले गए थे. They want the enemy to be immediately handed over to the police. The Sadao couple too consider Tom to be their enemy, but being educated, they have broader view of life. In spite of conflict and various other odds, they take a humanistic view. तो उनको क्योंकि उनका ब्रॉडर आउटलुक था लाइफ का, वो एजुकेटेड थे, तो उन्होंने अपनी जो कन्फ्लिक्ट और कुछ भी और परेशानी की बावजूद भी उन्होंने उसकी हेल्प करी. They take a humanistic view. The doctor's professional ethics also urge him to treat American soldier as a patient. So in spite of having spent so many years in America, neither Dr. Sadao nor his wife Hannah at any stage considers him to be their friend. Hence, the enemy is a befitting title. तो उन्होंने भी पूरे उसमें सर्वेंट्स ने भी एनिमी ट्रीट किया, जो कपल है डॉक्टर सदाओ और हाना का, उन्होंने भी एनिमी ट्रीट किया, बट देन सिंस दे वर एजुकेटेड एंड दे हैड अ ब्रॉडर व्यू ऑफ लाइफ, तो उन्होंने उसको ट्रीट किया इन स्पाइट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड वेरियस अदर ऑड्स. So we can say that the title was justified. Now, message of this story, dear children, it is an anti-war story which aims at deglorification of war. ये war को बिल्कुल ही deglorify करते हैं. It doesn't appreciate. Another message is that author wants to convey that if at all the war becomes inevitable, how should a helpless prisoner of war like Tom be treated? In her story, the author advocates the lesson of universal brotherhood. So another message है ये है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमें फॉलो करना चाहिए, बिकॉज जैसे कि प्रिजनर ऑफ वॉर को
उन्होंने ट्रीट किया था इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि वो है इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि वो एक एनिमी है और एक वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, उन्होंने फिर भी उसको ट्रीट किया, एंड that shows that they believe in the lesson of universal brotherhood. Another message of the story is that author wants to convey through the service of the wounded and ailing prisoner of war that doctors have no nationality, no religion, no caste and no creed. डॉक्टर के पास ना नेशनैलिटी है, ना रिलीजन है, ना कास्ट है, ना क्रीड है, बिकॉज दे आर सिंपली ह्यूमन बींग्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री. ये वो एक मैसेज है. I hope you must have liked the video. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.